अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत उखाड़ पिछाड़ हो रही है। ख़ास तौर पे पीटीआई ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। जिस तरह से हाइब्रिड तरीके से बनाया गया था, इधर उधर से लोगों को पकड़ कर जबरन किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को सेफ हाउस में बंद करके 2018 में पार्टी बनाई गई थी और दूसरी पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई थी कि उनके कोई टिकट न ले। जो टिकट लेता था तो उसी को रातों रात उठाया जाता था। लेकिन अब वही सूरत हाल पीटीआई वालों के साथ शुरू है। वही लोग जहाँ गए थे वहाँ से वापस जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में एक और भी पेशरफ चल रही, जिसके बारे में मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी बताया था और लास्ट टाइम बताया था कि अमेरिकी बरतानिया के आर्मी चीफ पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान में है और 5 दिन से वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। उन्होंने बज़ाहिर तो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग्स की है। उसके अलावा एक दो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों ने रात के दूसरे और आखिरी पहरों में जमान पार्क का दौरा किया है और वहाँ इमरान खान से खुफिया मुलाकातें की हैं। ज़ाहिर है ये मुलाकातें उसी बरतानवी आर्मी चीफ के दौरे का तसलसल है, जिनका बुनियादी मकसद इमरान खान को किसी और मुल्क में शिफ्ट करना है। इमरान खान बजाते खुद पाकिस्तान से और पीटीआई से जान छुड़ाने के लिए और पाकिस्तान को छोड़कर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उसे बरतानिया या अमेरिका भेजा जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने इसका और पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि इसको वहाँ नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वहाँ जाकर ये फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर देगा और एक नए तरीके से नई मुहिम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस मुल्कों में इमरान खान को हम नहीं भेज सकते। हाँ, अगर ये सऊदी अरब जाना चाहे तो इसको सऊदी अरब हम भेज सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि इमरान खान ने गुज़श्ता रात ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर से मुलाकात में इस प्रपोज़ल को जवाब दे दिया और कहा कि वो सऊदी अरब नहीं जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब जाने से ज़ाहिर है उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। वो जो रोज़ाना झूठे भाषण देता है सोशल मीडिया पर, वो सऊदी अरब में अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ उस पर पाबंदी होगी। वहाँ सिर्फ उसे ये होगा कि नमाज़ें पढ़ें और रोज़े रखें और चुप करके बैठें। जिस तरह नवाज़ शरीफ तकरीबन 4-5 साल मुशर्रफ के दौर में बिल्कुल खामोश और गायब थे और एक ही जगह पर बैठे हुए थे, इसी तरह इसको बैठना पड़ेगा। और यही इमरान खान के लिए मौत का सबब होगा, क्योंकि वो सियासी तौर पे मरना नहीं चाहता और कहता है कि वो एक्टिव रहे, बरतानिया जाए या अमेरिका जाए और वहाँ से यूथियों को रोज़ खिताब करे और रोज़ाना इंतशार की सियासत जो इसने पिछले एक साल से जारी रखी है, उसको ये मज़ीद जारी रखना चाहता है। लेकिन अब इसको मज़ीद वक्त नहीं दिया जाएगा और नहीं इसको कहीं और जाने दिया जाएगा। इसके लिए सख्ती से जो है इसका इनकार कर दिया गया है यूरोपीय यूनियन को और उसके नुमाइंदों को, और कहा गया है कि इसको सिर्फ सऊदी अरब तक जाने की इजाज़त होगी, लेकिन इमरान खान वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। तो यूँ ये मामला अभी खटाई में पड़ा हुआ है। और इसी असना में शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त अटियाला जेल में है, वो बड़े खुश हैं कि इमरान खान जाए या नाइल हो जाए या साहब बाहर जाए तो पार्टी पर को वो आसानी से कब्जा कर ले। इसीलिए उन्होंने फवाद चौधरी और दूसरे लोग जो उनसे मिलने आए, उन सबको उसने जवाब दे दिया था कि मैं फ़िलहाल पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी में रहूँगा। और इसकी वजह भी यही है कि उसको पता है इमरान खान आज या कल जेल जाएगा। अगर जेल नहीं गया तो ये बाहर ज़रूर जाएगा और यू पीटीआई फारिग हो जाएगी और पीटीआई पर कब्ज़े करने का मौका मिल जाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी के लिए वारे न्यारे हैं, इसलिए वो कुछ दिन जेल में गुजार रहा है सख्तियाँ, लेकिन उस पर वहाँ किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हो रही, बल्कि वो वहाँ पर एक वीआईपी ट्रीटमेंट में वक्त गुजार रहा है। क्योंकि पीटीआई को सरकारी सतह पर लेने के लिए, सरकारी कंट्रोल में लेने के लिए शाह महमूद कुरैशी को कंट्रोल में ले लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी पहले ही इन्हीं के आदमी थे, जिनके इशारों पर वो पीटीआई में शामिल हुए थे, जिन्हीं के इशारों की वजह से अभी तक वो रुके हुए हैं। और बहुत से इनके साथी भी जो अभी तक पीटीआई में रुके हुए हैं, वो भी एजेंसियों के आदमी हैं, इन लोगों के आदमी हैं, वो इन्हीं की वजह से बैठे हुए हैं। अब आते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के केसेस के बारे में। चौधरी परवेज़ इलाही पर 2 केस हुए, उनमें एक केस लाहौर में था जिसमें जज ने उन्हें फौरी तौर पर बाइज़्ज़त बरी कर दिया। यानी अभी पहली सुनवाई, पहली कार्रवाई जिसमें वो कह रहे हैं कि भई इसे हमने ये चीज़ें बरामद करानी है,
اس کا ریمانڈ چاہیے. ریمانڈ تو دور کی بات، اس نے کہا کہ یہ بس کیس ہی اس پر ثابت نہیں ہو رہا، کوئی پروف نہیں، اس کو چھوڑ دو. اور یہی حال گجرانوالہ میں ہوا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ججے ہیں، یہ 2-4 روپے کی مار ہوتے ہیں. اور یہ پرویز الہی تو ان کا باپ ہے، پنجاب میں ساری کرپشن کا باپ ہے. تو اس کے لیے ان چھوٹے چھوٹے ججوں کو مینیج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کرپٹ ترین ادارہ کون سا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے ان کے 2-4 دنوں کے افعالوں سے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ کرپٹ ترین لوگ. اور آپ کو معلوم ہے کہ خود محمد خان بھٹی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد افضل شاہی کو 15 ارب روپے کے ٹھیکے دیے گئے، یعنی 15 ٹرکیں وہاں پہنچائی گئی. اس کے بعد ہی کوئی ظاہر ہے اتنا بڑا مال ملا ہے تو ظاہر ہے اس کو کچھ حلال بھی کرنا پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے. اور آج پھر چودھری فریض الہی کو گجرانوالہ سے لاہور لایا گیا ہے اور آج انہیں ڈیوٹی ماجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ ڈیوٹی ماجسٹریٹ بھی وہی ورک ہے جو پی ٹی آئی کے جو ہے ایک عمران ڈوس جج ہے، جس نے ان کو باضابطہ بری کیا تھا. تو اس پر پنجاب گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر نے آج اعتراض کیا کہ آپ اس کو کیس کو نہ سنیں. تو اس نے کہا کہ میرے علاوہ آج کوئی ڈیوٹی پر نہیں ہے، آپ میرے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ بھی کاروائی چل رہی ہوئی تھی لاہور میں. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں وہ اس پر آج کیا فیصلہ کریں گے. یقیناً وہ آج بھی انہیں باضابطہ بری کریں گے. اس کے بعد پھر فریض الہی کو ایک ڈی جی خان میں مقدمہ اور ہے، اس میں اٹھا لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. اور یہ فریض الہی کی قسمت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، کیونکہ فریض الہی پر آصف علی زرداری سخت ناراض ہے. کیونکہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا اور اس کی وجہ سے میرا جو نواز شریف کے سامنے، مولانا فضل الرحمان کے سامنے میری بےزتی ہوئی، اس لیے بھی اس کو نہیں چھوڑنا. چودھری شجاعت نے اس کے لیے کافی گارنٹیاں دی ہیں، لیکن ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے اور آصف علی زرداری کا ابھی تک صرف نہ ہے. اس کے علاوہ 8 تاریخ کو جے ایس کیو میں بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے سیکورٹی کونسل کی. اس میں بھی بہت سارے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ فریض الہی اور دیگر لوگوں کے بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور ملٹری کورٹس میں کن کن کے کیسز جاتے ہیں. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ یاسمین راشد کو بھی باضابطہ بری کر دیا گیا پہلی کاروائی میں، جبکہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ ہم ان کی آواز میچ کرا سکیں اور ان کی فوٹوگرافی کی جو ٹیکنیکل ٹیسٹز ہوتی ہیں وہ کرانی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ویڈیوز میں خاتون ہے وہی یاسمین راشد ہے اور یہ جو آواز ہے یہ یاسمین راشد کی ہے. بجائے اس پر ریمانڈ دینے، یعنی اس کو جوڈیشل ریمانڈ بھیجنے پر اس کیس سے ہی اس کو بری کر دیا گیا. اس سے دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ چودھری فریض الہی کا جو کیس ہوا اسی کا تسلسل ہے، اسی طرح سے یہ فیصلے کیے گئے جس طرح یہ ججز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے عمران ڈوز کی. ایک تو وہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے. اس کیس کا دوسرا پہلو جو ہے یہ ہے کہ خدیجہ شاہ جو جیل میں پڑی ہوئی ہے اس کے لیے تھوڑی آسانیاں ہو جائیں گی کہ یاسمین راشد جو مین اکیوز جی تھی اس کو جب بری کر دیا گیا ہے تو خدیجہ شاہ کو بھی بری کیا جائے. تو یہ ساری گیم خدیجہ شاہ کے لیے ہو رہی ہے، اس لیے یاسمین راشد کو نکالا گیا ہے. لیکن یاسمین راشد پر مزید 16-17 کیسز اور ہیں، مختلف تھانوں میں کیسز یہاں لگے ہوئے ہیں. تو ابھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ کل عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین جو 17 خواتین پکڑی گئی تھیں ان کی چیخیں سننے کے قابل تھیں. وہ کل کورٹ سے جب انہیں واپس لے جایا جا رہا تھا تو وہ چیخ رہی تھی کہ ہمیں جو یہاں بند کیا گیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا جائے. ہماری بچیاں یہاں آ رہی ہیں کورٹوں میں، ہماری بچیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. تو ان عورتوں کو شرم نہیں آتی کہ دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کو سڑکوں پر لے آتے اور اپنی اولادوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، ان کی پیرنی کی طرح وہ پردے میں ہیں، لیکن دوسروں کی عورتوں کو ہم نے نہیں یہاں نچوانا ہے زمان پارک میں لے کر. لیکن اپنی بچیوں کی جب باری آتی ہے تو پھر یہ رونے لگ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں یہ ہو رہا ہے. رات کو 2 بجے اٹھا کے ہماری چیکنگ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کل نظر آئی اور ان کی بے بسی نظر آئی. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اب یہاں ٹوٹ چکی ہیں اور اس کی وجہ سے اب ان کی چیخیں سننے میں آ رہی ہیں. اور یہ عورتیں، لیکن عمران خان پھر بھی کل بھی بزد تھا اور ٹویٹر پر کہ میری عورتیں مردوں سے زیادہ بہادر ہوئی
और ये इन्होंने कर दिया। भाई वो मर्दों से बहादुर क्या, तुमसे भी ज़्यादा बहादुर है। तुम एक डरपोक और बुज़दिल लीडर, लेकिन तुम्हारी औरतें तुमसे 1000 गुना बेहतर साबित हुई कि कम से कम 25 दिन जेल में रही। तुम तो आधे घंटे में वहाँ रो रहे थे, और तुम जहाँ भी जाते हो सर पे कचरे की बाल्टी रख के घूमते हो, बुज़दिल आदमी। तुम्हारे तो ये कारकुन तुमसे अच्छे हैं, ये औरतें तुमसे अच्छी हैं। तुम तो चूड़ियाँ पहन के घर में बैठो, तो ये तुम्हारी तरह तुम्हारी सारी तहरीक को चलाए। लेकिन अब तो सारा वक्त गुजर गया है। अब तुम्हारी तनाई और कैद तनाई जहाँ तुम बैठे हो, और गैर मुल्की सफ़ीर आ रहे हैं जिनके तुम असासे हो। असल में यूरोप और अमेरिका के तुम असासे हो, इसीलिए वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो अपने एसेट्स को बचा कर निकालना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ले जा पाएंगे। तो देखेंगे कि ये सूरत हाल आगे जाकर क्या होती है। दूसरी तरफ पीटीआई के एक मुनर्रफ अरकान का बड़ा ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया है, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है। और उसमें तकरीबन 30 अरकान ने आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात की है लाहौर में, और वहाँ उनके हाथ पर बैयत की है कि अब हम आपके साथ हैं। उसके अलावा गुजरांवाला और हाफिजाबाद से भी कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। अभी एक बड़ा ग्रुप जो है सेंट्रल पंजाब से पीपल्स पार्टी में आना चाह रहा है, जिसमें कमर जमा कायरा और दीगर लोगों ने काम किया है, और वो लोग आ रहे हैं। उसके अलावा केपीके में भी वहाँ से भी कुछ लोग पीपल्स पार्टी में एमएनए शामिल हुए हैं, और अभी और लोग भी शामिल होंगे। और हो सकता है कि परवेज खटक पीपल्स पार्टी में आ जाए अपने पूरे ग्रुप के साथ। ये भी होगा, तो इस पर किसी को कोई तजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अच्छी खासी इसमें पजीराई मिल रही है, अच्छी खासी लोग उनके साथ मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में अभी तक कोई भी पीटीआई का आदमी वहाँ शामिल नहीं हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनके लिए फिर भी एक जमात जो है एक्सेप्टेबल जमात है। लेकिन पीएमएल नून में वो नहीं जा सकते, क्योंकि पीएमएल नून के साथ पंजाब में पीटीआई का टकरा रहा है शुरू से ही, और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। तो पीपल्स पार्टी से बरह रास्त कोई टकराव नहीं, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी इनके लिए आसान है पीएमएल नून के मुकाबले में। मौलाना फजल रहमान अभी तक बाहर है, पाकिस्तान वापस नहीं आए। उसके अलावा जहांगीर तरीन अपनी पार्टी का नाम फाइनल करने के लिए कल या परसों तक कर देंगे, जिसके बाद पार्टी को रजिस्टर कराया जाएगा। इसमें मंजूर वट्टू और दीगर लोग भी कल इनसे मिले हैं, और ये भी खुद यहाँ पर बड़ी तैयारियों में, और सुना है कि ये लंदन जा रहे हैं ताकि नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ कोई फाइनल डील करने की कोशिश करेंगे। अगर नवाज शरीफ के साथ इनकी डील फाइनल हो गई, तो फिर पीएमएल नून के साथ मिलकर ये जहांगीर तरीन ग्रुप इलेक्शन लड़ेगा आइंदा। उसके अलावा हाशिम डोगर और मुराद रास ने भी अपना 30-35 अरकान पर मुश्तमिल अलग ग्रुप बना लिया है पंजाब से, जिसमें 6 साबिक सूबाई वज़रा हैं और 25 के करीब एमएनए एमपीएस शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, और ना पीपल्स पार्टी में और ना मुस्लिम लीग नून में जाएंगे। हम अलग तरीके से अपनी शनाख्त रखेंगे, और उन्होंने डेमोक्रेटिक ग्रुप के नाम से अपने आप को रजिस्टर कराया है, और ये सारी सूरत हाल इनके लिए क्लियर हो रही है। उसके अलावा मुराद सईद के बारे में यही खबरें हैं, मुतज़ाद खबरें हैं कि कर्क के इलाके पहाड़ी इलाकों से एक अहम गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मुराद सईद को पकड़ा गया है या केपीके के साबिक वज़ीर आला महमूद खान को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो बड़ी अहम गिरफ्तारी है, जिसको कल शाम से अभी तक ज़ाहिर नहीं किया गया। दूसरी तरफ पीटीआई के हल्के बता रहे हैं कि मुराद सईद अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि जब से उसकी ऑडियो लीक हुई है उसके बाद से वो वहाँ भाग गए हैं। इस तरह बोजदार भी अफगानिस्तान या ईरान भाग रहे थे कि उन्हें कोयटा में धर लिया गया, और फिर उसी की कोयटा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, और उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिलहाल अपनी जान बचा ली है। दूसरी तरफ इमरान खान के घर से ही उनके खिलाफ गवाही देने के लिए आ रही हैं, और ये उनकी बेगम पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बीबी है, जो नेब में गवाही देने जाएंगी अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है, और अगर बुशरा बीबी इमरान खान पे खड़ी हो गई कि सारा कुछ इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये केस नए सिरे से शुरू हो जाएगा। और मज़ीद इसमें जितने भी वफाकी काबीना के अरकान थे जिसने इस केस की अप्रूव की है, उन सब के असासों की छानबीन, उनकी गाड़ियों की छानबीन के लिए जो है एफबीआर मुतहरक हो गया है, और उसने सब जो है एक्साइज जो है सूबाई जो इदारे हैं उनको
ارسال کر دیے ہیں کہ ان کے ناموں پر کتنی گاڑیاں ہیں، وہ ساری تفصیلات جمع کرائی جائیں. تو اس طرح سب کے لیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. لیکن ایک اور شخص شیخ رشید، جس کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا، لیکن وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بھی اس نے کہا کہ میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا، میرے ملازمین کو اٹھا لیا گیا ہے، میری 2 گاڑیاں لے گئے ہیں. آج سے اس نے پھر ٹویٹ کیا ہے کہ میرے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے. پولیس خالی گھر پہ روز کیوں جائے گی؟ یہ صرف اپنی 2 نمبریاں کر کے عمران خان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ابھی تک تمہارے ساتھ ہوں. حالانکہ یہ سب سے پہلے عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، اس سے بہت دور ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جا رہا. اور پرویز الہی بھی آپ یوں سمجھیں کہ 90% اس کی ڈیل ہو چکی ہے، اور وہ بھی 1-2 روز میں ہو سکتا ہے کوئی پریس کانفرنس کر لے. لیکن صرف اس میں آصف علی زرداری کی ہاں کی ضرورت ہے. آصف علی زرداری ابھی تک ہاں نہیں کی، اس لیے یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت میرا ولاگ مل سکے. السلام علیکم.